नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भारत के स्पेस के बारे में, अर्थात भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है दोस्तों कि भारत जितना रक्षा के क्षेत्र में अर्थात डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उतना ही दोस्तों अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत का जो विकास है वो पूर्णतया से सर्वांगीण विकास हो रहा है, अर्थात हम सभी क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम बात करें रक्षा के बारे में, डिफेंस के बारे में, या अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में, या दोस्तों बात करें हम कई प्रकार की तकनीक टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये तकनीक आपको हर जगह पर विकसित बनाने का कार्य कर रही है। और ऐसे ही दोस्तों हमारा भारत एक दिन पूर्णतया से विश्व का सबसे विकसित देश के तौर पर जाना जाएगा। दोस्तों, मुख्य तौर पर अगर हम लोग बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे अगर हम बात करें तो इस वक्त जो इसरो के चेयरमैन हैं, जिनका नाम है वी नारायण, वी नारायण के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कथन, ये स्टेटमेंट यहां पर कहा गया है कि आज के वक्त में भारत को अब लगभग 200 से अधिक 200 प्लस सैटेलाइट चाहिए, और ये सैटेलाइट केवल और केवल 3 वर्षों में चाहिए। अर्थात हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, दूर संचार यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में दोस्तों इतना आगे बढ़ने वाले हैं, इतने सारे प्लान हम लोगों के तैयार हैं, और वो पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत को भारतवर्ष बनाया जाता है। तो दोस्तों इन सभी के लिए हमको अत्यधिक तौर पर उपग्रह यानी सैटेलाइट्स चाहिए। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि आज इस सैटेलाइट्स के बारे में क्या चर्चाएं होती हैं। इससे पहले जानेंगे कि इसरो क्या कहता है और इसरो क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपको ये सभी न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई दे रही होंगी। इनमें अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एक ही कथन यहां पर कहा गया है कि अब इंडिया को 200 प्लस सैटेलाइट चाहिए। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इसरो क्या है। अगर हम यहां बात करें इसरो के बारे में तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसरो की शुरुआत 1962 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च पे हुई थी। बाद में 1969 में इसे इसरो के रूप में नाम दिया गया। अगर बात करें परिचय के बारे में तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है, और ये देश के वैज्ञानिक और तकनीकी तथा सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो हमारे इसरो का क्या काम है, तो दोस्तों इसरो का काम है संचार, मौसम पूर्व अनुमान, कृषि, शिक्षा, आपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता करना। तो दोस्तों जितना हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बढ़ेगा, उतना ही हम संचार के तौर पर, कृषि के तौर पर, रक्षा के तौर पर, या आपदा के तौर पर और शिक्षा के तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारत को विकसित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण और सुनहरा पल है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें इसरो के बारे में तो अब तक की इसरो की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली 1975 में एक उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम आर्यभट्ट था। ये भारत का पहला उपग्रह है जो कि 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। इसने भारत अंतरिक्ष कार्यालय को कार्यक्रम को अत्यधिक मजबूत बनाया और मजबूता की नींव रखी है यहाँ पे। इसके बाद में 1980 में रोहिणी उपग्रह जो है वो भेजा गया, और ये 18 जुलाई 1980 को भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो चंद्रयान में 2008 में चंद्रयान पर चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद चंद्रयान 2 2019 में चंद्र अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान करता है। उसके बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला एक पहला देश बनाता है। इसके बाद में हम मार्स ऑर्बिटल मास यानी मंगलयान के बारे में अगर हम बात करें तो 2013 में प्रक्षेपित मंगलयान भारत का पहला मंगल मिशन था। भारत पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण भारत का गौरव पल है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले मार्स ऑर्बिट में पहुंचने वाला कौन है, केवल और केवल भारत है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो आदित्य L1 मिशन जो कि
अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। इसका उद्देश्य भारत का पहला सौर मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना है। ये मिशन सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु से लगातार अवलोकन करता रहता है। ठीक है, तो ये सब मिशन जो है वो इसरो के प्रमुख मिशन के तौर पर देखे जाते हैं, प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो हमारे इसरो के, हमारे भारत के कुछ प्रमुख प्रक्षेपण यान हैं, कुछ ऐसे यान हैं जिनसे उपग्रह जाकर छोड़े जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला PSLV, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। ये इसरो का सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। इसके बाद है GSLV, जिसको जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। ये भारी उपग्रह और प्रक्षेपण हेतु कार्य में आता है। इसके बाद है, पूर्व नाम इसका GSL MK3 था, अब इसको LV-M3 के नाम से जाना जाता है। ये मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एवं भारी पेलोड के लिए यूज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो गगनयान, उन्नत उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष स्टेशन की दीर्घकालीन योजना, चंद्रयान 4 मिशन और अंतरराष्ट्रीय सहयोगी मिशन जो है ये भी लगातार कार्य चल रहा है। अर्थात ये सारे काम अभी चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष अनुसंधान हैं जिनको हम लोगों ने नासा ऐसा और बहुत सारी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेट करके जो है वो चलाना है। तो ये कहीं ना कहीं भारत को अंतरिक्ष में एक नई दिशा देने का काम यहां पर करेगा। अब बात करते हैं यहां पर आगे, और अब बात करते हैं कि भारत के अंतरिक्ष का भविष्य क्या है, जो कि इसरो अध्यक्ष का विजन है। अगर हम यहां पर बात करें तो गुरुवार को अध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें किसकी, राष्ट्रीय और वाणिज्य आवश्यकताओं की जरूरत है, और हम अगले 3 वर्षों में 200 से अधिक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च होगा इसका क्या इफेक्ट होगा? तो ये गहरी निजी भागीदारी का आह्वान होगा। इससे निजी उद्योग बढ़ेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ेंगे, जिससे बढ़ती गहरी और भागीदारी नजर आएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसरो ने आमंत्रित यहाँ पर किस किस को किया है, तो देखिए निजी उद्योग को, स्टार्टअप्स को, शिक्षाविदों को यानी एकेडमीज को, इन सब को अपना भागीदार यहाँ पर बनाया है। तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सभी के सभी जो है अगर यहां पर इन्वेस्ट करती हैं, साथ में आती हैं, तो खुद की ग्रोथ भी करेंगी साथ साथ, और भारत की भी ग्रोथ होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं उनसे भी जो है वो इसरो ने कहा है कि आप आइए और हमारे साथ में आकर जुड़िए। इस तरह से एक नए स्टार्टअप भी लोगों को मिलने स्टार्ट होंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो जितने शिक्षाविद या एकेडमिक्स हैं उनको अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि कुछ जगह पर कैपिटल काम में आती है और कुछ जगह पर विद्वान काम में आते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो जितने निजी उद्योग वाले हैं, स्टार्टअप्स वाले हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों में निवेश करेंगे, कैपिटल यानी मनी को खर्च करेंगे। लेकिन हम लोग शिक्षाविदों को भी ले सकते हैं जो कि बेसिकली क्या है, वो पैसा खर्च नहीं कर सकते लेकिन अनुसंधान में यानी रिसर्च में क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजन है जो कि हमारे इसरो के अध्यक्ष का बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो वर्तमान में कक्षा में हमारे 56 उपग्रह हैं। देखिए महत्वपूर्ण चीज है, एग्जाम में आ सकती है, लेकिन देश की जरूरत के हिसाब से हमें अगले 3 वर्षों में 200 से अधिक उपग्रहों की आवश्यकता यहां पर है। और इसरो अकेला ऐसा नहीं है, इसके लिए पूरे अंतरिक्ष इकोसिस्टम को साथ मिलकर काम करना होगा। इसी में हमारे बहुत सारे जो है वो अवसर हैं। वर्तमान की स्थिति में कुछ इस प्रकार से आपको 56 सैटेलाइट नजर आते हैं, लेकिन जब ये बढ़कर 200 से ज्यादा हो जाएंगे तो पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी आवश्यकता आपको यहां पर, एक ऐसी तस्वीर आपको यहां पर दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो अब यहां पर चुनौती और समाधान क्या क्या है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा थोड़ी है कि इसरो ने कह दिया या अध्यक्ष ने कह दिया कि साहब बनाने हैं 200 उपग्रह और 200 उपग्रह बनकर तैयार हो जाएंगे। सोचिए, आप सोचो कि कितनी लागत उसमें लगती है, कितना समय उसमें लगता है। तो समाधान क्या है? तो देखिए चुनौती और समाधान सारी चीजें मौजूद है यहां पर। सबसे पहले है कि इसरो इसरो अकेले ये काम नहीं कर सकता। इसे क्या चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का साथ चाहिए। ठीक है, जो इसमें निवेश भी कर सके, साथ साथ में रिसर्च में भी भागीदार बन सके। नए स्टार्टअप करने वाले जो लोग हैं, जो स्टार्टअप प्लान करते हैं, आपने देखा होगा कि अपने देश में बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप प्लान किया और नई नई जो है वो चेन्स बनाई। चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो शूज में हो, तो या अपनी गाड़ियों में या कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में हो, तो हर व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है। तो इसरो के कहानुसार कि जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं वो हमारे साथ में आकर इसरो के साथ में जुड़ सकते हैं और किसका हिस्सा बन सकते हैं, इसरो का हिस्सा बन सकते हैं।
और भारत देश के लिए सैटेलाइट को ग्रो करने का काम कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली एक चुनौतियां हैं, आई बात समझ में। लेकिन ये चुनौतियां ही क्या बनेंगी, एक दिन इसका समाधान बनेंगी डेफिनेटली। तो दोस्तों, जो लोग नए लोग हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग कहीं ना कहीं साइंस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो विज्ञान के प्रति उनके दिल में एक अलग लगाव है और वो दोस्तों चाहते हैं स्टार्टअप करना, अपना बिजनेस करना, और उनके पास में कैपिटल है और वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा उन सभी दोस्तों से अपील है कि कृपया करके इसरो का साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसरो को बढ़ाने में सहायता कीजिए। आपका साथ केवल आपका ही नहीं, पूरे भारत का जो है विकास का कारण बनेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि जो भी नए स्टार्टअप वाले लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है और वो कुछ अच्छी जगह निवेश करना चाहते हैं, तो कहीं बाहर निवेश करने से अच्छा है अपने देश में निवेश कीजिए और भारत सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलिए और इसरो में निवेश कीजिए, इसके साथ मिलकर काम कीजिए। भारत वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक नई ऊंचाइयों पर और नई उपलब्धियों पर सबसे ऊपर नजर आएगा दोस्तों, और वो सब आपकी वजह से होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसमें इन सारी चीजों में अवसर भी बहुत सारे हैं, जैसे इनोवेशन है, नई चीज जानकारी है, ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग है, जॉब्स है। भाई अगर कंपनीज, कोई व्यक्ति स्टार्टअप स्टार्ट करता है इसरो के साथ में और वो कहता है कि मैं सैटेलाइट का ये पार्ट रिसर्च करके बनाऊंगा, तो वो अपनी रिसर्च टीम भी लेकर आएगा, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी यूनिट कहीं पर लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा तो जमीन एक्वायर करेगा और बहुत सारे लोगों को जॉब देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का या भारत का ही फायदा है, ये ओवरऑल भारत की जितनी जनता है सबका फायदा है। तो इन सारी चीजों में आप हेल्प करके क्या कर सकते हैं, भारत को विकसित देशों की ओर ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रूपरेखा अगर हम देखें यहां पर कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम विकास की रूपरेखा क्या है, तो दोस्तों क्या है, शुरुआत में साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद में जो है उपग्रह प्रक्षेपण विस्तार है, उसके बाद जटिल डीप स्पेस मिशन है, उसके बाद कॉमर्शियल जटिल डीप मिशन भी करने हैं। अब दीर्घकालीन महत्वाकांक्षा पर प्रकाश डालते हुए इसरो के प्रमुख ने कहा कि भारत स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर स्पेस ओरिएंटेड चीजें आपको दिखाई देती हैं, ज्यादातर नासा की दिखाई देती है, क्योंकि नासा ने क्या कर रखा है, वहां पर एक पूरा कंप्लीट स्पेस स्टेशन बना रखा है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को स्पेस में रिसर्च करने के लिए जाना है, चाहे वो इसरो से संबंध रखता हो या अन्य किसी देश में पाई जाने वाली अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध रखता हो, तो वो कहीं ना कहीं वो किसको पे करेगा, नासा को पे करेगा और नासा के द्वारा ही वहां पहुंच पाएगा। लेकिन भारत अब धीरे धीरे विकसित देशों में बढ़ रहा है और उसी वजह से अब वो क्या कर रहे हैं कि 2023 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर लेगा। इसीलिए उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहीं पर जाकर हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं और कई प्रकार की अंतरिक्ष से जुड़ी हुई घटनाओं को और कई प्रकार की छुपी हुई जानकारियों को आसानी से प्राप्त कर पाने में सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये 52 टन का एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो कि तैयारी कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पीएसएलवी जीएसएलवी की सीमा होगी, मून से लेकर सन तक सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। उपग्रह का महत्व, ये संचार में काम में आएंगे, नेविगेशन में, आपदा प्रबंधन में और कई प्रकार की सुरक्षा नीतियों के अंदर भी ये काम में आएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत के अंतरिक्ष की कुछ उपलब्धियां हैं जिनको मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा हम यहां पर देख लेते हैं। हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटल मिशन जो है वो सक्सेसफुल किया। इसके अलावा चंद्रमा पर पानी के सबूत हमने खोजे, चंद्रयान 2 के जरिए हमने चंद्रमा की कक्षाओं को देखा। चंद्रयान 3 जो है वो दक्षिणी ध्रुव के सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके अलावा आदित्य L1 सौर मिशन जो है वो सौर अवलोकन क्षमता वाले देशों के लिए एक चुनिंदा समूह में शामिल होने वाला देश बना। इसके अलावा भारत अब वैश्विक लॉन्च यानी ग्लोबल लॉन्च हब बनने वाले देशों में से भी एक है और बहुत सारे ऐसे विदेशी पेलोड है जिनको भारत अपने ही जो बेसिकली प्रक्षेपण यान है उनके माध्यम से बाहर भेज सकता है। तो इतना सक्षम हम हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो विशुद्ध रूप से व्यवसायिक लॉन्च अमेरिकन कंपनी 6000 किलोग्राम का उपग्रह लेकर जो है ये जा चुके हैं, विशुद्ध रूप से हम लोग कॉमर्शियल तौर पर लॉन्च कर चुके हैं इस चीज को। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो 4000 से अधिक साउंडिंग रॉकेट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं और अभी ये शुरुआती प्रायोगिक प्रणाली है। एक समय के बाद में हम सभी प्रकार के जो रॉकेट्स हैं उन सबको हम लॉन्च करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो अभी उपग्रह आधुनिक बुनियादी ढांचे की रीढ़ है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं, जिससे हमें बेहतर तौर पर शिक्षाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हो पाएगा,
इसके अलावा दूर संचार और बैंकिंग जैसी सुविधाओं में भी अत्यधिक तौर पर अपडेट मिलेगा। अभी तो चल ही रही है सारी चीजें, लेकिन और इनमें और ज्यादा आपको जो है अपडेट जो है आगे मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इन स्पेस और तमिलनाडु सरकार यानी भारत की अंतरिक्ष निर्माण क्षमता बढ़ने की ओर एक और नया कदम यहां पर तमिलनाडु सरकार ने बनाया है, जहां पर इन स्पेस ने सिपकॉट यानी अल्लीकुलम में आगामी स्पेस व्हीकल क्लस्टर में एक कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी यानी सामान्य तकनीकी सुविधा के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो वो क्या करेंगे, इस तरह की देखिए कॉमन फैसिलिटी, एक टेक्निकल फैसिलिटी बनाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो लॉन्च व्हीकल प्रणालियों के निर्माण, प्रशिक्षण और एकीकरण की बात होगी। तो यहां पर जितने पार्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे, उसके बाद वहां पर टेस्टिंग होगी और फिर यहां पर इनको जोड़ा भी जाएगा, एकीकरण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो साझा उपयोग द्वारा उद्योगों को लाभ होगा, जिससे साझा संसाधन और लागतों में कमी आएगी और सहयोग बढ़ेगा। ये सुविधा क्लस्टर के भीतर काम करने वाले उद्योगों द्वारा साझा करने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा भारत की अंतरिक्ष निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा के उद्देश्य लिए एक केंद्र राज्य साझेदारी मॉडल को मजबूत करता है। देखिए कहीं ना कहीं ये क्या, ये सभी राज्यों के लिए एक विशेष ऑफर की तरह है कि भाई तमिलनाडु ने अपने जगह पर कहीं पर निवेश करवाया और भारत सरकार या केंद्र सरकार के साथ में एक पैक्ट किया, तो और जितने स्टेट हैं और जो वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन उन लोगों को भी एक इन सारी चीजों से एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक सीख मिलेगी और वो भी अपने राज्यों में इस प्रकार के निवेश करवाएंगे, इस प्रकार के फैक्ट्रीज जो है वो बनेंगी, इस तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, जिससे भारत का स्पेस और ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो अहमदाबाद कार्यक्रम इन स्पेस दावे के तहत आयोजित कार्यक्रम में उद्योग जगत और दिग्गज नीति निर्माता सभी लोग साथ आए। सभी को ये चीज समझाया जा रहा है कि आप जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, कहां पर, आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, दुबई इन्वेस्ट करेंगे, किसी ने यूएसए में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने लंदन में, यूके में इन्वेस्ट कर रखा है। तो उन सभी से यहाँ पर ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ जिसके तहत लोगों को बताया गया कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भारत सरकार के साथ में अंतरिक्ष प्रोग्राम के तहत इन्वेस्ट कीजिए, जो कि भारत को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी उपस्थिति को बड़े पैमाने की ओर बढ़ाने में कामयाब रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बदलती भूमिका और व्यापक विस्तार हम यहां पर देखते हैं। अगर हम बात करें तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल सरकारी या वैज्ञानिक शोध तक सीमित नहीं रहा है। अब इसका बेनिफिट जो है वो, अगर हम बात करें तो पहले पुराना तरीका हुआ करता था कि कहीं ना कहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसमें बहुत सारी निजी कंपनियां भी सहयोग कर रही है। इसका दूसरा सबसे बड़ा अर्थ यह है कि इसरो अब ये सिर्फ अकेले नहीं करेगा। इसरो अब एक फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदान भूमिका में आ गया है, जहां प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोल रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी आज के लेक्चर में समझाया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो अब हम मास प्रोडक्शन यानी व्यापक उत्पादन और कॉमर्शियल स्केल में या बहुत सारी चरणों में प्रवेश कर चुके हैं। अब मास प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पार्ट हैं जिनको बनाने का काम भारत द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां डेवलप की जा रही है, जिसकी वजह से अब हमें बाहर से कोई भी चीज जो है मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि अपने आस पड़ोस के देश में जितने भी स्पेस प्रोग्राम है उन तक को भी वो लीड करने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत को इन उपग्रहों की आवश्यकता क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत बड़ी संख्या में उपग्रह का निर्माण मुख्य रूप से लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाने के लिए किया जाएगा। अब क्यों है, सबसे पहली चीज सैटेलाइट इंटरनेट और संचार कम्युनिकेशन, स्टार लिंक या वन वेब की तर्ज पर भारत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए छोटे सैटेलाइट का नेटवर्क करना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में आपने देखा होगा मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड हर जगह पर अच्छी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर पहुंचने के बाद में इंटरनेट स्पीड नहीं आती है और ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम सबको इंटरनेट स्पीड की इतनी आदत हो चुकी है कि अगर थोड़ा बहुत भी कम हो जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि गांव वगैरह जाते हैं, देखते हैं अरे यार कुछ डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है, मान लीजिए कंपनी से किसी की वीडियो कॉल आ गई तो वो नहीं हो पा रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर उपग्रह ज्यादा से ज्यादा होंगे तो संचार कम्युनिकेशन में क्या होंगे, हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी अवलोकन और डेटा यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन हो पाएगी।
कृषि की फसलों में होने वाले नुकसान का आकलन हो पाएगा, मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो पाएगी, शहरी नियोजन आपदा प्रबंधन के लिए रियल टाइम डेटा की आवश्यकता है। पिक्सेल और गैलेक्सी आई जैसे भारतीय स्टार्टअप्स ऐप ही ऐसे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन उपग्रह, इन सैटेलाइट्स के आने की वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत सारी आपदाओं को पहले से ही पता लगा सकते हैं, जिसका उपयोग हम कृषि को बचाने में कर सकते हैं। और इन सारी चीजों की वजह से फसलों पर या किसानों की कमर जो टूट रही है या उनकी जो बढ़ती आत्महत्या है, उन पर भी हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि भारत को और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की जरूरतें हैं। अगर बात करें चीन और पाकिस्तान पर 24/7 की निगरानी के लिए सुरक्षित संचार, हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही के लिए उपग्रहों का बढ़ाना आवश्यक है। इसके अलावा नेविगेशन का विस्तार करना है हमको। नेविक का जो बेसिकली भारत की अपनी जो जीपीएस प्रणाली है, नेविक मानी जाती है, उसको अधिक सटीक और वैश्विक तौर पर बनाने के लिए हमें उपग्रह की आवश्यकता है। आजकल हम गूगल मैप यूज कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद में हम सब गूगल मैप के अलावा नेविक को यूज किया करेंगे और धीरे धीरे हम नेविक को और ज्यादा प्रमोट करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जितने भी स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक, रेलवे ट्रैक, इन सभी के बीच में संचार, कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये कम्युनिकेशन कब होगी, जब हमारे पास में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा उपग्रह लॉन्च करेंगे, तब जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत का जो भविष्य है वो निजी भागीदार और एसएलवी के विकास पर टिका हुआ है, जिसमें भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स अभी आ चुके हैं। इसके अलावा सैटेलाइट बनाने के लिए काम टाटा और एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियां मिलकर निजी स्टार्टअप्स को जो है इनिशिएटिव ला रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, इससे 200 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारी भरकम पीएसएलवी या जीएसएलवी रॉकेट कितने किफायती नहीं होते, इसीलिए इसरो इसके लिए एसएलवी या एसएसएलवी नाम का जो व्हीकल्स है उसको लॉन्च कर रही है। क्या नाम है इसका, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जब इसरो बहुत सारे उपग्रह एक साथ लॉन्च करेगा तो उसके लिए वो कौन से व्हीकल को बनाएगा, तो कौन सा बनाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीजें भारत को कहां ले जा रही है, विकास की ओर ले जा रही है, विकसित होने की ओर ले जा रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत का अंतरिक्ष भविष्य, नए लॉन्च पैड और स्पेसर क्लस्टर के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के कुल शेखरपट्टम में स्पेस पोर्ट बनाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के अलावा तमिलनाडु में भी ये स्पेस एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जैसा आपको पता है। इसके अलावा सरकार ऐसे हब बना रही है जहां पर एक लेख में तमिलनाडु के शिपकॉट अलीकुलम स्पेस व्हीकल क्लस्टर का जिक्र है। इससे क्या होगा, रॉकेट के पुर्जे बनेंगे, इसके अलावा सैटेलाइट असेंबल होगा, इसके अलावा जो है वो समय की बचत होगी और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा भारत में ही इन्वेस्ट होगा और इस वजह से भारत का पैसा भारत में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको क्या होंगे, सुदृढ़ होंगे। और कहीं ना कहीं ये कंपनी जब बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी तो बाहर देश में रहने वाले जितने भी और लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की ओर वापस आएंगे। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट ये होगा कि बाहर देश की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के स्टार्टअप्स को देखकर, इस प्रोग्राम को देखकर वो भी यहां पर निवेश करना चाहेंगी। तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होंगी। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इन स्पेस और एनएसआईएल का तंत्र है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसरो तो है ही, इसके साथ साथ इन्होंने इसरो की एक कॉमर्शियल शाखा भी यहां पर बनाई है जो स्टार्टअप्स के लिए है। तो ये दोनों मिलकर जो है वो काम करेगी और ये काम कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें, जो हमने एसएसएलवी का बारे में बात करा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करी, वो असल में है क्या। तो ये देखिए, विशेष रूप से छोटे उपग्रह यानी नैनो, माइक्रो, मिनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। भारी भरकम पीएसएलवी या जीएसएलवी रॉकेट की तुलना में ये स्मार्ट और तेज विकल्प है। पीएसएलवी के बारे में बात करें तो 60 से 70 दिन लगते हैं। इसके अलावा सैकड़ों वैज्ञानिक असेंबल करने के लिए बहुत टाइम यहाँ पर लगता है, जबकि एसएसएलवी के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं, केवल 6 वैज्ञानिक ही काफी है। इसके अलावा इसके विपरीत एसएसएलवी को महज 72 घंटे में केवल 6 लोगों की टीम ने असेंबल कर लिया था। इसके अलावा जो पेलोड की क्षमता है 500 किलोग्राम तक उपग्रह और 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने का अर्थ है एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना, तो ये काम आसानी से कर सकता है। इसके अलावा लागत सबसे कम है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो लागत का कम होना
कहीं ना कहीं भारत को एक और मजबूती की ओर ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है भाई, पैसा जहां पर खर्च होना चाहिए वहां खर्च होना, ऐसा थोड़ी है कि लागत के नाम पर या बजट के नाम पर हम अननेसेसरी चीजें वहां पर खर्च करें। तो कहीं ना कहीं भारतीय वैज्ञानिक इस चीज में लगे हुए हैं कि जितना बजट है उसके अंदर और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सके, इन जो चीजें हैं वो डेवलप कर सके। इसीलिए यहाँ पर कम लागत में देखिए एसएसएलवी को डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो 200 उपग्रह के लक्ष्य में निजी स्टार्टअप्स की भूमिका है कहीं ना कहीं, जिसके लिए इसरो की बदलती तस्वीर मैंने आपको बताई। विक्रम सीरीज के जो रॉकेट्स हैं वो अब लॉन्च होंगे। इसके अलावा कस्टमाइज्ड लॉन्च भी होगा, तो और क्षमता और निवेश भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्काई रूट में विक्रम एस के साथ भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने का इतिहास रचा है। अब वो विक्रम फर्स्ट और विक्रम सेकंड जैसे मल्टी स्टेज रॉकेट तैयार कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट से बने हुए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है, कहीं ना कहीं कंपोजिट मटेरियल बनने की वजह से भी हमें कॉस्ट कटिंग करने में सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये कस्टमाइज्ड लॉन्च है। अगर किसी कंपनी को अपना छोटा सैटेलाइट तुरंत लॉन्च करना है तो वो स्काई कट यानी राइड शेयर जैसे ओला उबर जैसे सीट शेयर करना होता है, वैसे डिटेक्शन लॉन्च की सुविधाएं देगा। आई बात समझ में? जैसे ओला उबर में होता है ना कि भाई एक ही ओला उबर है उसमें सभी लोग बैठकर जा सकते हैं, वैसे ही भारत ऐसे जो है वो सैटेलाइट को विकसित करने एक ऐसे लॉन्च पैड बना रहा है जिसकी वजह से आसानी से लॉन्च व्हीकल बना रहा है, जिससे चारों तरफ के जितने भी और देश हैं अगर वो अपने सैटेलाइट भेजना चाहे तो एक ही लॉन्च व्हीकल के जरिए सारे सैटेलाइट्स वो है भेजने में सक्षम होगा। इसके अलावा 2026 तक स्काई रूट भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न 1 अरब से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि उनके पास इससे बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी वित्तीय और तकनीकी सावत है। कहने का मतलब है कि भारत ने ये स्टार्टअप वाली जो चीजें हैं ये लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है और इसमें निवेश भी बहुत ज्यादा हो गया। कितना हो गया है? लगभग $1 अरब से ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। इसका मतलब भारत अब तैयार है सभी प्रकार के आधुनिक अंतरिक्ष मिशन के लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक कदम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, और ये कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत ही ऊंचाई पर या वो बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर जाएगा। देखिए अगर हम बात करें किसी भी देश के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर कहीं पर भी बात करें तो वो अकेले रहकर जो है वो विकास नहीं कर सकती, विकसित नहीं हो सकती। उसको अपने शेयर बनाने पड़ेंगे। जब तक शेयर धारक नहीं होंगे तब तक कंपनी में निवेश नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसरो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही सीमित रहती तो भारत सरकार को बहुत अत्यधिक बजट निकालने में परेशानी होती। तो अब इसरो का ये सबसे बड़ा कदम ये कहता है कि जितनी निजी कंपनियां हैं, जितने भी नए स्टार्टअप वाले लोग हैं, वो आकर निवेश कर सकते हैं, जिससे हमारा जो अंतरिक्ष स्पेस का जो बजट है वो क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना निवेश आएगा हम उससे ज्यादा भारत की प्रौद्योगिकी के विकास में काम कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में भारत कार्य कर रहा है और क्या नए सपने भारत लेकर उड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी नई जानकारी के साथ में मेरे साथ में जुड़ते रहिए। अगले कुछ और नए प्रौद्योगिकी के बारे में मैं आपको नए अध्याय में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।